नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या विकास की समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर बता दें, 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास की समीक्षा करेंगे। अयोध्या के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करने वाले हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की समीक्षा करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो अयोध्या के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में जुड़ेंगे। 25 मार्च को यह बैठक होनी है जिसमें अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा होगी कि कैसे अयोध्या को विकसित किया जाए, कैसे अयोध्या का विकास हो, कैसे तमाम चीजें प्लानिंग करके आगे बढ़ाई जाएं। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 25 तारीख को एक बैठक करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। तो अयोध्या के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मार्च को एक बैठक करेंगे। अयोध्या के विकास को अब हमेशा अपनी प्रतिबद्धता जताते रहे हैं प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी, किस विशेष तौर पर ये जो प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं, किस पर फोकस होगा, किस इशू को लेकर इस पर ज्यादा बातचीत होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी लगातार अयोध्या को विश्व स्तर पर पर्यटन नगरी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का सीधे तौर पर हम कहें कि पूरा फोकस अयोध्या को विकसित करने को लेकर है, जिसको लेकर ग्लोबल स्तर की कंपनी को पूरे अयोध्या के विकास करने का काम दिया गया है, जिसको ली इंफोटेक, जो कि कनाडा की कंपनी है। उसके साथ में 2 अन्य को कंपनियां भी हैं जो इस विकास के खाका को खींच रही हैं। 25 तारीख को पीएम मोदी अयोध्या में किस तरीके की विकास परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है, उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, अब तक ब्लूप्रिंट पर कितना काम हुआ है, क्या क्या ऐसे विशेष प्रोजेक्ट हैं जो कि अयोध्या में चलाए जाने हैं, उसके लिए केंद्र सरकार की कहां पर जरूरत है, उत्तर प्रदेश सरकार किन किन चीजों को आगे बढ़ा रही है। जो एक विजन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, उस विजन पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक कितना काम कराया गया है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ, पर्यटन विभाग के अधिकारी, उसके अलावा नगर विकास विभाग के अधिकारी और साथ ही साथ में अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई कंपनियों के पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास कार्यों पर अब तक कराए गए कामों का ब्यौरा ऑनलाइन पीएम मोदी के सामने रखेंगे। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग पीएम मोदी 25 तारीख को अयोध्या के विकास को लेकर लेने वाले हैं। जी चलिए एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो 25 मार्च को ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के विकास को लेकर एक बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सीतापुर के दौरे पर होंगे। 21 ड्रग हाउस का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीतापुर का दौरा करेंगे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 21 ड्रग हाउस का उन्हें शुभारंभ करना है। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस दौरे में क्या कुछ खास है। एसके वाजपेयी, क्या कुछ इस दौरे में खास होने वाला है मुख्यमंत्री के सीतापुर दौरे को लेकर? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ कल सीतापुर दौरे पर जा रहे हैं और ये दौरा करीब 10 बजे से सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होंगे, जिसके बाद वो सीतापुर पहुंचेंगे, जहां पर 21 ड्रग हाउसेस का शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि विश्व क्षय दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से अभियान चला रही है, चाहे वो दस्तक अभियान हो या संचारी रोग अभियान हो, जिससे पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, उसको लेकर उन कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और जहां ये 21 ड्रग हाउसेस का शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले को मेडिकली तौर पर किस तरीके से फिट रखा जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को वहां किस तरीके से बेहतर करा जाए, इन सारी चीजों को लेकर ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं कल वहां पर जहां स्वास्थ्य विभाग के सभी अफसर होंगे, उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ में अगर हम कहें, सीतापुर जिला प्रशासन ने भी सीएम योगी के इस दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर दी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसके वाजपेयी इस जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में अब अधिशासी अभियंता रूप सिंह यादव पर केस चलेगा।
गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा यह मामला है जिसमें अधिशासी अभियंता रूप सिंह यादव पर अब केस चलेगा, क्योंकि शासन की ओर से सीबीआई को रूप सिंह यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सीबीआई जब किसी मामले की जांच करती है तो उसके पहले राज्य सरकार की ओर से अनुमति दी जाती है, अनुशंसा की जाती है, उसके बाद सीबीआई केस को टेक ओवर करती है। तो इस मामले में जो अधिशासी अभियंता हैं रूप सिंह यादव, उनके खिलाफ जांच होगी या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकार यानी शासन के आदेश का इंतजार था, जिसकी अब हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका लगाई है। आपको याद होगा, पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर पहले जो व्यवस्था बनी थी, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद उस पर जो फैसला आया उसमें कहा गया कि आप इसमें 2015 को ही बेस ईयर मानकर, यानी 2015 के आधार पर ही आप आरक्षण की नीति को लागू करें। अब उस फैसले के खिलाफ एक कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमारा भी पक्ष सुनिए। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, जब एक बार लगता है कि चुनाव होंगे, फिर कहीं ना कहीं एक टेक्निकल इशू आ जाता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। एक बार फिर से अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि 26 तारीख को तय होगा कि पंचायत चुनाव कितनी जल्दी संपन्न होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसमें भी नाम कटवाने और जोड़ने का खेल जोरों पर चल रहा है। विकासखंड डुमरियागंज के सोनहट्टी गांव में 200 से अधिक मतदाताओं का नाम गायब हो गया है। मतदाता सूची से गायब हुए पीड़ित नाम सूची में दर्ज करवाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम गायब हुआ है, वो इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ संज्ञान में आई है कल, इसकी कंप्लेन हुई है और इसमें ये शिकायत जो आपने बताई है वो संज्ञान में आई है। इसमें एसडीएम साहब को भेजा गया, उसकी जांच करवाई जा रही है। अभी भी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है, तो अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही की गई है तो वोटर लिस्ट में तो सही हो जाएगा, और अगर लापरवाही सही में हुई भी है तो फिर संबंधित बीएलओ के खिलाफ भी। अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर इफ्को फैक्ट्री में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इफ्को फैक्ट्री में बॉयलर फट गया और इस हादसे में जो मृतक हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। इस धमाके में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को यशलोक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहले भी इस फैक्ट्री में हादसा हो चुका है। दिसंबर 2020 में इसी फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे में 2 अधिकारियों की जान चली गई थी। आज फिर यह हादसा हुआ है जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई है। लगातार जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि इस तरीके की जो फैक्ट्रीज होती हैं और इनमें जब बॉयलर फटता है तो जो हादसा होता है उसमें कैजुअलिटी बहुत बड़ी होती है। ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि उस बॉयलर के इर्द गिर्द कितने कर्मचारी या मजदूर, कितने लोग काम कर रहे थे। शुरुआत में खबर आई कि आधा, इस पर्टिकुलर अगर हम इस हादसे की बात करें, शुरुआत में खबर आई कि आधा दर्जन लोग घायल हैं। उसके बाद खबर आई कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर अपडेट आया कि 4 लोगों की मौत हो गई है और अब कहा जा रहा है कि कई और लोग घायल हैं और संभवतः जो घायल हैं उनमें कईयों की हालत काफ़ी गंभीर होगी, क्योंकि जो बॉयलर फटता है उसके अंदर तेल होता है, वो खौलता हुआ तेल होता है। वो अगर अच्छा खासा किसी के जिस्म में पड़ जाए तो वो शख्स जिंदा नहीं हो रख सकता। तो ये डिपेंड करता है कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो इस वक्त अपडेट यही है कि 4 लोगों की जान गई है। और इस हादसे के बाद आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक मालवीय। नगरी प्रयागराज के इफ्को फूलपुर में एक बार फिर हादसा हुआ है। हादसे के बाद फूलपुर के 4 कर्मचारियों की मौत हुई है। बॉयलर फटने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यशलोक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट कराए गए हैं और पेशेंट यहाँ पर मौजूद है। देखिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पर 7 से ज़्यादा एडमिट हैं पेशेंट जिनका इलाज चल रहा है। जिस तरह से बार बार फूलपुर में हादसे हो रहे हैं उसको लेकर
सवालिया निशान इफ़को प्रशासन पर हो रहा है। यहाँ पर मजदूरों को एडमिट करा गया, उनका तुरंत इलाज चल रहा है। हमारे साथ इनके इंचार्ज मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हरकेश यादव सर। हरकेश जी, क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। दरअसल बात ऐसा हुआ था सर, बॉयलर हमारा जो है बम ब्लास्ट हुआ है, तो उसमें लपेट में है लगभग 100-150 आदमी आए हैं जी। हाँ, जब वो दगा था सर, ऐसे मतलब वो दगा है कि जैसे कि मालूम पड़ता है कि 10-12 बम एक साथ फोड़े गए हैं, तो उसमें लगभग 2-4 आदमी एकदम से मतलब ख़त्म हो चुके हैं और बाकी आदमी जो हैं सब बुरी तरह से घायल हैं। अच्छा, किस तरह से पहले भी हो चुका है ऐसा हादसा? नहीं, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहला चांस आज हुआ है। तो क्या कहेंगे, क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हादसा हुआ है? अब इसमें सर क्या कहा जाए, प्रशासन बॉयलर फटा है, उसका प्रशासन वाले इसमें क्या कर सकते हैं सर। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी कमियां हैं सभी। ठीक, क्या प्रशासन चाहते हैं अब आप? एटलीस्ट सर यही चाहते हैं कि हमारा लोग को कुछ हला भला हो जाए उसमें, जैसे पैसे पाते हैं लोग, सब मजदूर की हाँ, मौत हुई है। हाँ ऐसे। तो ये बड़ा हादसा हुआ है बॉयलर के फटने के साथ। जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज के इफ़को फूलपुर में बराबर हादसे हो रहे हैं, हादसे के बाद लोगों की जानें जा रही हैं, इफ़को फूलपुर प्रशासन इस समय सवालों के घेरे पे खड़ा हो गया है। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। बाराबंकी में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी लापरवाही देखी गई। एक नर्स ने गांव में जाकर 20 लोगों को टीका लगा दिया। इस पूरे मामले को दबाने में अब विभाग के आला अधिकारी लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये पूरा प्रकरण हुआ है। हालांकि सीएमओ ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। सीएमओ को इस पूरे मामले में जांच का आदेश या निर्देश जो कह लें वो दिया गया है। बाराबंकी की रामनगर सीएचसी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर एक नर्स टारगेट पूरा करने के लिए गांव जाती है और गांव जाकर 20 लोगों का टीकाकरण किया जाता है। हालांकि अभी तक पूरे देश में जो कोविड वैक्सीनेशन होता है का जो नियम है उसके मुताबिक सेंटर तक चलकर लोग आएंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 1 मार्च को कोविड का वैक्सीनेशन लिया था, जब वो पहला डोज लेने के लिए, तो खुद सुबह एम्स पहुंचे थे। जितने भी शख्सियत जो प्राइम फेस हैं, जो बड़े नाम हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, सब मेडिकल सेंटर तक जाते हैं, हेल्थ सेंटर तक जाते हैं और वहां पर वो टीकाकरण करवा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक अलग खेल हुआ है। बाराबंकी के रामनगर सीएचसी से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। एक नर्स गांव जाती है और 20 लोगों का टीका करके आ जाती है और इसके पीछे जो वजह बताई जाती है कि इनको टारगेट पूरा करना था। टारगेट पूरा करने के लिए गांव जाती है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात, इस मामले में जो उच्च अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिले के सीएमओ, उनसे भी जब सवाल जवाब किया तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अलग संबद्ध कर दिया गया है, कोई अभी वो नहीं है। बाकी जांच के लिए एक संयुक्त टीम बनाई है जो उस एरिया के एडिशनल सीएमओ हैं और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर, इन दोनों की संयुक्त टीम जो इस समय फील्ड में गए हुए हैं, जहाँ पर वो 48 घंटे के अंदर एक जांच प्रस्तुत की किन परिस्थितियों में उन्होंने जो निर्धारित टीकाकरण स्थल नहीं था वहाँ पर टीकाकरण क्यों किया। अब क्वेश्चन पूछ, पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगाता है जिसे कि क्या कहना है इस पर? नहीं, वही तो वही सेम प्रसंग है, वही सेम प्रसंग है, तभी तो वही तो जांच हो रही है, उसी की जांच करना है कि नर्स ने क्यों लगाया। प्राइमा फेसाई जानकारी मिली कि अधीक्षक के निर्देश पर उसने वो टीकाकरण किया, तो और जो भी संबंधित होंगे उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल उनको इस पद से। नोएडा पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान जो गाड़ियों में काली फिल्में लगी होती हैं उनके चालान किए गए। तो नोएडा पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और विशेष तौर पर उन लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने अपनी गाड़ियों में काली फिल्में लगा रखी थीं। नोएडा के सेक्टर 98 अंडरपास के पास ये नोएडा पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया और थाना 39 क्षेत्र में भी इसी तरीके का एक ड्राइव नोएडा पुलिस की ओर से चलाया गया। ये अपराध और अपराधियों पे कंट्रोल करने के लिए हम लोग समय समय पर चेकिंग वगैरह चलाते हैं, जिसमें हमारा फोकस रहता है कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पे कोई अपराधी न घूम रहा हो। और उसी हिसाब से जो आज चेकिंग चलाई जा रही है, इसमें हम लोगों ने सैकड़ों गाड़ियों को चेक किया है, जिसमें मुख्य रूप से 4 पहिया गाड़ियों में नंबर प्लेट और काली फिल्मों को देखा गया है। साथ ही साथ कोई चीज़ ऑब्जेक्शनेबल उनके पास ना हो, कोई असलहा नाजायज़ ना हो उनके पास, इसकी चेकिंग की जा रही है। और सिमिलरली
जो बाइकर्स हैं, खास करके जो फास्ट मूविंग बाइक्स हैं, उसमें जो लोग चलने वाले हैं, नए उम्र के लड़के हैं, इन लोगों की भी चेकिंग कराई जा रही है, जो ट्रिपल राइडर्स होते हैं। तो बेसिकली फोकस हमारा है कि अगर कोई वाहनों का प्रयोग अपराध करने के लिए कर रहा हो तो उनकी सघनता से चेकिंग करके उनको। वहीं लखनऊ में टैक्स नहीं जमा करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। श्रीराम टावर में गणपति मोबाइल की दुकान को सील किया गया है। मोबाइल दुकानदारों ने नगर निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया है। लखनऊ से खबर है, जहां पर टैक्स नहीं चुकाने पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई का हालांकि दुकानदारों ने विरोध किया है। नगर निगम का टैक्स नहीं जमा किया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई श्रीराम टावर में गणपति मोबाइल नामक दुकान पर किया गया और उसको सील किया गया। मुजफ्फरनगर में पंचमुखी मोहल्ले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि मृतक की मां और बहन ने आरोप लगाया है कि लड़के को उसके पिता और भाई ने मारा है। हथौड़े से वार कर युवक की हत्या की गई है, यह आरोप मृतक की बहन ने लगाया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता और पुत्र को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और जिस हथौड़े से कथित तौर पर युवक की हत्या की गई है, उस हथौड़े को भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की मौत हुई है वो मानसिक तौर पर काफी परेशान था, वो बीमार चल रहा था और इसी की वजह से पिता और उसके भाई ने उसकी हत्या की। वो भाई पड़ा था, वो मैंने पड़ा हुआ देखा भाई। और भाई ये दोनों उसके पास थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। बाप बेटा बस भाई। और क्या, किस तरह मौत हुई उसकी, आपके बेटे की? बस उसके भाई से मारा, सिर में ही मारे। क्या मारा? मैंने तो कुछ देखा नहीं, मारा हुआ तो बस कैसा हो रहा था, नो हो रहा था। क्या बात हुई इनमें, क्या किस बात को लेकर? कोई भी नहीं, तो कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं। इन्होंने नाश्ता खा लिया था, कर लिया था। एक जानकारी में आया था, एक मामला ये हुआ था कि कोई एक दीपक नाम का लड़का था जिसकी करीब 23-24 साल की उम्र थी और वो बीमार चल रहा था, परंतु उसमें कुछ पिता पुत्र में कोई झगड़ा हुआ और झगड़ा होने पर जो परिवार है उनका कहना है कि पिता ने अपने बेटे पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका इलाज के दौरान मौत हो गई और इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। कोई गिरफ्तारी अभी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे क्योंकि अभी प्रकरण जानकारी में आया है इस तरह का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।